जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ डॉक्टर फ़ातिमा फ्रॉम बिहेवियरल साइंसेज़। क्या हाल है सबका? Simam, alaikum assalam. So I have 74 people at the moment with me. That's great. अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। कैसा चल रहा है सब कुछ? ऑनलाइन लर्निंग एंड स्टडिंग एट होम ऑल द टाइम। ओके, सो आपको क्या लगता है कि ये और कितनी देर इस तरह चलेगा, ऑनलाइन वाला? Forever, maybe forever. अच्छा, फॉरएवर चलेगा तो फिर तो आई गेस यूज्ड टू हो जाना चाहिए इन चीज़ों से। या अभी भी आप इसको बस जस्ट फॉर फन ले रहे हैं कि जी चलो इसी तरह फिलहाल टाइम पास करते हैं। सही वाला जो है वो कॉलेज जाके पढ़ेंगे जब क्लास होगी। ऐसा तो नहीं चल रहा फिर सीन? दैट्स ट्रू। इट्स नॉट अ फन वे, ऑनेस्टली इट्स नॉट। It's really difficult to stay at home like this, being confined to your home, not going out, not actually following your routine. So obviously you have a lot of stresses too. आपके एग्जाम्स के भी stresses हैं, किस तरह के एग्जाम्स होंगे, किस तरह की भी पढ़ाई हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके साथ साथ अगेन द सेम थिंग, अडेप्ट टू दैट सिचुएशन। व्हाटएवर द सिचुएशन इज, अडेप्ट टू इट। यू नेवर नो, अभी कुछ नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटीज हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और हमें नहीं पता कि जब अब ओपन होंगी तो अब सिचुएशन किस तरह की होगी। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस आ गया है एक आज से 4 महीने पहले जो है, क्या हमारी सिचुएशन थी, हमारी लाइफ कैसी थी, और इस वक्त जो हमारी लाइफ है, देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस इन दैट। ठीक है, तो चलें, कोई बात नहीं, हम सब इकट्ठे हैं इसके अंदर, इसलिए इतना स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सो हम पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस जो हैं वो हमने स्टार्ट किए थे करने। ठीक है, उसमें से मेजॉरिटी हम कर चुके हैं और कुछ थोड़े से रह गए हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक दफ़ा। उसके बाद हम कुछ ना कुछ साथ रिवाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, कोई और टॉपिक निकाल लेंगे, वो कर लेंगे। अच्छा, हाँ जी, तो हम सेक्शन बी तक पहुंचे थे। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेक? 102 आर प्रेजेंट, बट हाउ मेनी ऑफ अवेक? शाज़मीन, महानूर, अवैस, तमाब, अनीका, इनके तो नाम मुझे वैसे ही याद हो गए। सोनिया, सनिया सॉरी, ताहिर, yes, ताहिर we usually takes part in the conversation. Sadia, yes, Amna, Hira, Rabia, Manahil, Bushra, Samreen, okay. Where is Waleed? Talha, Kainat, Sara, Arij, yes, Tehzeeb, Sidra, Hafsa, सलमान, प्रेजेंट। सलमान का मैंने आज देखा है नाम। सलमान मेरा ख्याल है ज्यादातर सोया बहुत है। महरीन, उनैजा, हाँ उनैजा तो खैर इस कन्वर्सेशन का यूजुअली पार्ट होती है, तो बस तूबा भी।
असदुल्ला, अच्छा। आयशा विनश, यस। और इसके अलावा? बस दैट्स इट। बाकियों को इस तरह करें कि मैसेज करके उठा दें कि भाई प्रेजेंट लगवा लो। ठीक है। ओके। सादिया एंड उजैर। उजैर का भी मुझे आज पहली दफा यस नजर आया है। साइमा। अच्छा जी। चलें, सेक्शन बी को देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हम कर चुके हैं। कॉमन एथिकल इश्यूज पे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। कॉमन एथिकल इश्यूज करते हैं, ठीक है। So patient having shifting pain and abdomen from umbilical region to right lower quadrant, surgeon diagnosed it as appendicitis and advised operation for the problem. You are asked to take his consent, define। अच्छा, ये consent तो हम कर चुके थे। consent हमने कर लिया था, implied and expressed, याद है? मेरा ख्याल है ये हम कर चुके हैं। सॉरी, हाँ, common ethical dilemmas करने थे हमने। अच्छा जी। One of your regular patients came to you with a very expensive gift as a token of gratitude for his full recovery from a severe illness. He insisted that the gift should be accepted. As a medical professional, what you should do and how should you deal with the situation, and what is the ethical dilemma involved in this case? Rida की भी आवाज आ गई है। Okay. So क्या करना चाहिए आपको जी? गिफ्ट लेके आए हैं एक पेशेंट आपके, और सिचुएशन को कैसे डील करना है? Annual 2015। पोलाइटली रिजेक्ट। ओके, पोलाइटली रिजेक्ट कर देते हैं। और ब्रिंग मिठाई इंस्टेड ऑफ समथिंग वी कैन शेयर। बिल्कुल सही है। ठीक है। appreciate their effort, thank them for their gesture, against the policy and also against the ethics। ठीक है। और ये कौन सा ethical dilemma कौन सा है? एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, ठीक है। ओके। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उन्होंने कहा जी, यंग गर्ल एडमिटेड इन वार्ड in a severe depressed state with suicidal ideas. Ward staff complained that patient's mother is not ready to leave। ये मेरे ख्याल हम कर चुके हैं। ठीक है कि मदर जाना नहीं चाहती, लेडी इज वेरी डिमांडिंग, अनकोऑपरेटिव एंड एग्रेसिव। व्हाट आर द पेशेंट्स रिस्पांसिबिलिटीज इन अ हॉस्पिटल सेटिंग? तो पेशेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर? कौन कौन सी रिस्पांसिबिलिटीज हैं पेशेंट्स की? हाँ जी, पेशेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं? ऑनेस्ट होना चाहिए डॉक्टर के साथ, और फॉलो द रूल्स ऑफ द हॉस्पिटल, हिस्ट्री प्रॉपर्ली बताएं, कोऑपरेटिव हो, मेडिकल हिस्ट्री बताएं, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, कंप्लाइंट हो ट्रीटमेंट से, अपॉइंटमेंट्स को फॉलो करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। राबिया एंड समाब एंड तुबा एंड सादिया, everyone is right। ठीक है। Psychological reactions in DPR। Young doctor working in a ward discovers that a young female patient has developed a liking of him because she refuses to see any other doctor and calls him repeatedly। What is the phenomena called? How should the doctor handle it? What are the other hazards in a DPR? Transference है। हैंडल कैसे करना है ट्रांसफरेंस को? हाउ वुड यू हैंडल इट? आप डॉक्टर हैं, आपके साथ ही हो रहा है, ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले? क्या करना चाहिए? काउंसलिंग, अच्छा। टॉक टू द पेशेंट एंड बी प्रोफेशनल, मेंटेन बाउंड्रीज, explore what this relationship means to the patient, inform HOD, अच्छा, refer to the other doctor, refer to the alternative arrangement। अच्छा, देखिए मेरी बात सुना, मैं आपको मेरा ख्याल है को 100 टाइम्स ये बता चुकी हूँ कि रेफरिंग टू द अदर डॉक्टर इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, इज द लास्ट ऑप्शन। वेरी फर्स्ट ऑप्शन कभी भी ये नहीं होनी चाहिए कि रेफरिंग टू द अदर डॉक्टर। ठीक है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है देखना है कि पेशेंट के आपने एक तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। नंबर 2, यू नीड टू टॉक टू द पेशेंट what this relationship means to the patient, कितना ज्यादा उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और वो किस एक्सटेंट की ये ट्रांसफरेंस है, मतलब माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर ट्रांसफरेंस है। ठीक है। और उसके बाद जो है, जब आप उससे इस तरह की बात करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उसके जो बिलीव्स हैं इस मामले में, इस मैटर पे,
तो उसके बाद आप देखते हैं कि अच्छा मैंने अब इसको किस तरह से प्रोफेशनली हैंडल करना है। और अगर उसके बाद भी वो चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती, देन यू कैन रेफर द पेशेंट टू द अदर कॉलीग। लेकिन अगर आप वेरी फर्स्ट जो पॉइंट वो लिख देंगे कि जी रेफर द डॉक्टर, रेफर द पेशेंट टू द अदर कॉलीग, तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि आप एज अ डॉक्टर आपको पता ही नहीं है कि मैंने इस साइकोलॉजिकल रिएक्शन को डील कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये कोई जो है कोई साइकाट्रिक इलनेस नहीं है कि आप इस चीज को जो है फौरन से पहले कहेंगे नहीं जी मैं साइकाट्रिस्ट को बुला लेता हूँ या मैं इस तरह कर लेता हूँ, इस तरह कर लेता हूँ। आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि एज अ जीपी भी अगर आप काम करें और आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आती हो या आता हो तो आपको पता चल जाए कि जी ये क्यों इस तरह से कर रहा है और ये ट्रांसफरेंस का फिनोमेना है और मैंने पहले अपने लेवल पे इसको कैसे डील करना है। हमेशा आपको जो कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी पढ़ाए गए हैं वो इसीलिए बताए गए हैं कि एज अ जीपी यू शुड नो व्हाट आर द कॉमन थिंग्स दैट यू विल सी इन योर प्रैक्टिस। आप ना भी किसी चीज में स्पेशलाइज करें, आप फैमिली मेडिसिन का एक जीपी बन के बैठ जाएं, ठीक है, किसी भी कहीं छोटी सी आप शॉप ले लें और एक क्लिनिक बना लें, तो आपके पास सिंपल इस किस्म के पेशेंट आएंगे, स्ट्रेस के पेशेंट आ जाएंगे, कोई मिक्स एंजाइटी डिप्रेशन का पेशेंट आ जाएगा, ठीक है। ये वो चीजें हैं कि जो एज अ जीपी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत मेडिकेशन उसके बारे में इसलिए बताई जाती हैं कि वो आपको ट्रीट कर सके। हाँ, अगर एक टाइम पे आपको आपकी जो ट्रीटमेंट है वो अगर 4 to 6 मंथ्स के बाद भी आपको लगता है कि पेशेंट जो है वो सही तरह से उसकी वो नहीं रिस्पॉन्स दे रहा या उसको नहीं ट्रीटमेंट का अडहेरेंट भी है लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको किसी कंसल्टेंट को या किसी स्पेशलिस्ट को रेफर करना है। लेकिन उससे पहले नहीं करना, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। ये ना हो कि जी आप कहें जी जी मेरा तो ये केस नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट जो है कर सकूं। तो बिल्कुल शाज़मीन ने सही कहा है कि देयर आर चांसेस दे विल बिहेव द सेम विद द अदर्स, ठीक है। अगर आप इसको फौरन रेफर करते हैं तो हो सकता है किसी दूसरे के साथ भी वो ट्रांसफरेंस डेवलप हो जाए। तो अंडरलाइंग रीजंस देखने की जरूरत है, ठीक है। और इनफॉर्मल वे जैसा हम कई दफा हमारी सेटिंग्स में अगर आप देखें पाकिस्तानी सेटिंग्स की जो सोसाइटी है उसके अंदर बड़ा कॉमन है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो अगर तो वो कोई बूढ़ी औरत है तो उसे हम अम्मा जी खाला जी कह के बुला देते हैं, ठीक है। कोई अंकल हैं बूढ़े तो या अंकल ऑब्वियसली हमसे बड़े हैं तो हम उन्हें अंकल कहेंगे या हम उनको अंकल जी चाचा जी इस तरह कह के कह देंगे, ठीक है। ये एक कॉमन हमारी कल्चरल वो है, क्या कहना चाहिए, वैल्यू है। लेकिन कई दफा क्या होता है कि इसी की वजह से जो है ट्रांसफरेंस मतलब एक रीजन हो सकता है कि इस वजह से भी ट्रांसफरेंस डेवलप हो जाए, ठीक है। ओके, सो साइकोलॉजिकल रिएक्शन हो गया। आगे चलते हैं सेक्शन सी। व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल ही लर्न्स अ नंबर ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स। अ कपल कम्स to you to complain that child is uncomfortable. How will you teach them the principles of reinforcement and behavior modification? ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट तो अब आपको पता ही है, मेरा ख्याल है हमने कितनी दफा रिवाइज कर ली है प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें मार्क्स तो नहीं लिखे हुए लेकिन अगर मार्क्स लिखे हो तो आपने इसको देख लेना है कि जी अगर तो हार्डली आपको लगता है कि थोड़े से नंबर है, ए बी पार्ट है, ठीक है, तो आप प्रिंसिपल सिंपल जो होते हैं वो क्या है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ जाएगी, ठीक है। अगर लेट्स से ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा, ये 3 लाइनें जो है 9 मार्क्स की हैं, तो हाँ फिर उसके अंदर आपने स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट भी लिख देने हैं। ट्रांसेंशनल थेरेपी बाय एरिक एरिक्सन, इट्स रिटन इन नोट्स बट नो एक्सप्लेनेशन। ट्रांसेंशनल थेरेपी मैं मुझे अभी याद नहीं है, मैं चेक करके आपको बता दूंगी बाद में, डोंट वरी, आई विल चेक इट आउट, ठीक है, मैं बता दूंगी। वेरिएबल रेशियो और फिक्स्ड रेशियो हाँ, मतलब सारे स्केड्यूल्स आपने लिख देने हैं अगर तो ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और अगर लेट्स से ये 2 नंबर का 3 नंबर का एक पार्ट है, ठीक है, और तो आप खाली पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी लिख देंगे क्योंकि वो भी प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 9 year old sorry 9 year old boy wets his bed every night. He feels embarrassed and ashamed. His parents are concerned and worried. Using the principles of learning, how this case can be managed. Okay, so ये तो आपकी बुक का ही वो एक एग्जांपल है। अगर आप सेक्शन सी खोलें तो उसके अंदर जो रीइंफोर्स लर्निंग जो है वो इसी एग्जांपल से बताएगी कि बच्चा जो है वो बेड वेटिंग करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको दी जा सकती है, उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जा सकती है जिसकी वजह से उसकी आहिस्ते आहिस्ते आदत ठीक हो जाएगी,
ठीक है। और देखें सेकंड पार्ट में उन्होंने लिख दिया व्हाट आर द स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि पहले पार्ट में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, ठीक है, और सेकंड पार्ट में आप इसके सारे स्केड्यूल्स लिख देंगे, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूस, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड, जैसा तूबा ने अभी लिखा हुआ है वेरिएबल रेशियो और फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल इंटरवल और फिक्स इंटरवल, ये सारे आप इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड लिस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। योर फ्रेंड हैज अ ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, यही सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन, ये सारे नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। Your friend has a habit of scratching skin around the nails and hands. How can you help him leaving the habit using open conditioning technique? अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आप इसको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाली भी इसके अंदर लिख सकते हैं। नंबर 2 जो है, जो आपकी बुक में पॉइंट्स लिखे हुए हैं 4-5 कि अगर आपकी कोई बैड हैबिट है, तो आप बैड हैबिट को और किस तरह से जो है कर सकते हैं। जिसमें एक था कि जी नैरो डाउन क्यूज़ करें कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन सिचुएशंस में आपको ज़्यादा अर्ज होती है ये काम करने की, स्क्रैच करने की, ठीक है? या इस किस्म की और जो हैं, रिवॉर्ड वो तो हमने क्या दिया ना, रिवॉर्ड बिहेवियर जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप उसके अंदर लिख देंगे, वो एक तरीका है। लेकिन उसके साथ-साथ जो है, जो क्या कहते हैं, डिफरेंट और बैड हैबिट से रिलेटेड जो बताई हुई हैं चीज़ें क्या नाम है, अ आपकी बुक के अंदर 4-5 वो चीज़ें हैं कि जिसमें यहाँ करेंगे जो व्हाट इज़ रीइंफोर्सिंग योर बैड हैबिट एंड रिमूव और डिले दैट रीइंफोर्समेंट हो सकती है, या नैरो डाउन कर लें क्यूज़ के जिस सिचुएशन में ज़्यादा अर्ज होती है वो काम करने की, ठीक है। फिर इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स आप बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई दैट यूजुअली प्रीसीड द बैड हैबिट। सो दिस इज़ ऑन पेज 69। सो वो उसके अंदर लिखा ही हुआ है कि यूज़ ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग अगेंस्ट द बैड हैबिट्स, ठीक है। So apart from the principles, you can add all these lines. मतलब एक एक आप अगर सेंटेंस भी उसका लिख देंगे तो वो सारे बैड हैबिट से अगेंस्ट जो है वो आपकी चीजें हो जाएंगी। उसको भूलिएगा ना, बल्कि उसको देख लें। वो पेज नंबर मैं बता रही हूँ 69 है, ठीक है। इसको भी जरूर एक दफा देख लें क्योंकि बैड हैबिट के साथ ये चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेटाकॉग्निशन पे आ जाते हैं। 12-year-old came in psychiatry OPD with difficulties in studies and recent decline in grades. मेटाकॉग्निशन स्ट्रेटजीज आपको पता ही हैं कौन कौन सी हैं, ये पहले हमने क्वेश्चन कर लिया हुआ है पेपर के अंदर। अच्छा जी, मोटिवेशन पे आ जाते हैं। मोटिवेशन सारा ने बिल्कुल ठीक कहा था, नेगेटिव प्रैक्टिस को एसोसिएट कर लें और इग्नोर बेबी और सेइंग हिम टू क्लीन हिज बेड ऑन हिज ओन। हाँ बिल्कुल, ये बेड बटिंग वाला है। अच्छा, मोटिवेशन ड्रॉ मैस्लोस पिरामिड, वो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको आता ही है मैस्लो का पिरामिड। व्हाई डिड मैस्लो प्रपोज अ पिरामिड, ये भी हम बात कर चुके हैं। ये कर लिया हुआ हमने क्वेश्चन। इन द हॉस्पिटल हु इज रिस्पांसिबल, बिल्कुल। इंटेलिजेंस, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस, ये पता है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पहले हम देख चुके हैं। अच्छा जी, how fixation to a stage leads to abnormalities in adulthood, give examples and explain using Freud's principles of psychosexual development. तो फिक्सेशन से कौन सी एब्नॉर्मलिटीज होती हैं? अब मेरा ख्याल है अब आपको वैसे ही याद होने चाहिए, हो जानी चाहिए कि कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटी ओरल स्टेज में होगी, एनल में कौन सी होगी। तो फ्रॉइड की ये चीजें साइकोसेक्सुअल थ्योरी से आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तूबा ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पिरामिड जो है वो क्यों उसने प्रपोज किया, उसने कोई सर्कल, उसने कोई रेक्टेंगल, उसने कोई स्क्वायर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपने स्टेप वाइज ऊपर मूव करना है, ठीक है। और जो बेसलाइन नीड्स है ना, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके बगैर तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते ना। बाकी नीड्स के बगैर तो फिर भी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बगैर बंदा फिर भी जिंदा रह लेगा, लेकिन आपकी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए उसको बेस पे रखा गया। और उसका अगर आप साइज देखें, क्योंकि अगर मतलब बेस इज वाइड एज कम्पेयर टू द नैरो टॉप, ठीक है, उसके बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकते। अच्छा जी, मेमोरी पे आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर medical student is facing difficulty in remembering his anatomy lessons. He came to you for advice. आप उसको कोई टेक्निक बताएं ताकि वो अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सके।
9 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो इसके अंदर आपने सारे मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी उसको बता देने हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं टू इम्प्रूव मेमोरी? mnemonics, attach emotions, thorough learning, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, चंक्स में डेवलप कर सकते हैं, मेंटल पिक्चर्स, रिलेशन लाइक सीइंग पिक्स, रिहर्सल, समरी, सिलेक्शन, ये सारी चीजें ढेर सारी हैं, सीरियल पोजीशन आपको आती हैं। अच्छा, जिन्होंने अटेंडेंस लगाई थी वो किधर चले गए हैं सारे? ये तो वो लोग आंसर कर रहे हैं कि जो जिनका मुझे वैसे ही पता है कि इनको आता ही है। सलमान चौधरी अगेन, सलमान इज बैक, थैंक गॉड। फैसल, उफ, फैसल कहाँ से भी उठ के आए हैं भाई? अच्छा, फैसल इधर ही रहिएगा, कहीं जाना ना। अच्छा, व्हाट इज द ट्रेडिशनल, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अगेन। व्हाट आर द सजेशंस यू विल गिव टू इम्प्रूव मेमोरी? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलटीएम? टाइप्स ऑफ एलटीएम बता दें। तलहा, फैसल, सलमान, ताहिर, टाइप्स ऑफ एलटीएम कौन सी होती हैं? इम्प्लिसिट, सिमेंटिक, एक्सप्लिसिट, एपिसोडिक, ठीक है। सिमेंटिक और एपिसोडिक में क्या फर्क है? Procedural, semantic is general knowledge, facts, semantic is general knowledge, procedural कौन सी वाली है? एपिसोडिक इज मेमोरी ऑफ पर्सनल इवेंट्स, ठीक है। अब ये बता दें कि एपिसोडिक और सेमेंटिक जो हैं ये किसकी आगे से टाइप्स हैं फर्दर? इम्प्लिसिट की टाइप्स हैं या एक्सप्लिसिट की टाइप्स हैं? सेमेंटिक एंड एपिसोडिक come under category of implicit or explicit? अच्छा, सारा कह रही है एक्सप्लिसिट, तहसीन ने कहा है इम्प्लिसिट, शाइस्ता ने कहा एक्सप्लिसिट, सादिया, सेमाब एक्सप्लिसिट। अच्छा, एक्सप्लिसिट को डिफाइन कर सकते हैं? एक्सप्लिसिट कौन सी मेमोरी होती है? एक्सप्लिसिट इज मेमोरी लाइक, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है तो पता होना चाहिए ना कि इम्प्लिसिट का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन टफ हो गए हैं, अब हम आपसे सुनकर नहीं लर्न कर लेते। अच्छा, तो ये तो इतनी दफा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैंने दिया हुआ है, इसमें ऐसी परेशानी वाली कौन सी बात है? कॉन्शियस, ओके, सो एक्सप्लिसिट इज कॉन्शियस, अच्छा, और इम्प्लिसिट इज कॉन्शियस इवेंट्स, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट आप कह रहे हैं कि जी हमजा की भी आंख खुल गई है, जबरदस्त हमजा, थैंक यू, एटलीस्ट यू आर, यू गॉट अप। दान उसको, सलमान को ही जरा उसकी तबीयत साफ करने के लिए आप उठ गए हैं, लेकिन अच्छा। सो इम्प्लिसिट इज अनकॉन्शियस, अच्छा, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा है सलमान ने, क्रेडिट गोज टू यू। अच्छा जी, सो सिंपल इज वेरी सिंपल, देखिए मेरी बात सुनाए, एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ठीक है। अगर आपको पीछे याद हो हमने कॉन्सेंट की बात की थी, तो कॉन्सेंट में भी हमने कहा था इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस्ड। अब इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड, आई फॉर इम्प्लाइड, आई फॉर इम्प्लिसिट, ठीक है, ई फॉर एक्सप्रेस्ड, ई फॉर एक्सप्लिसिट, ठीक है। सो इम्प्लिसिट जो होता है, या इम्प्लाइड, वहां पे हमने कहा था कि जो ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाए एक चीज, ठीक है। इम्प्लिसिट भी ऐसी चीज है कि जो अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट वहां पर था, एक्सप्रेस कॉन्सेंट क्या था कि जिसके लिए स्पेशल आपको कोई इंस्ट्रक्शंस रिटर्न या वर्बल देनी पड़ती हैं, या हाँ ना करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, या लिख के देना पड़ता है। लेकिन जो एक्सप्लिसिट है ना,
वो भी वही है कि कॉन्शियसली यू रिमेम्बर समथिंग, ठीक है, यू ब्रिंग आउट समथिंग फ्रॉम योर मेमोरी आउट इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है। सो लाइक वाइज जो है इम्प्लिसिट मेमोरी जो है अनकॉन्शियस है, अनइंटेंशनल है, ऑटोमेटिक है, ठीक है, और ये एक दफा आपको आ जाता है कोई काम करना तो आप उसको करते रहते हैं खुद ब खुद, सोचते नहीं उसको करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल जिसको ड्राइव करनी एक दफा आ जाती है गाड़ी, ठीक है, तो वो शुरू शुरू में तो वो जब नई नई गाड़ी सीखता है तो वो देखता है कि अच्छा मैंने इस स्पीड पे मैंने ये वाला गियर चेंज करना है, ये वाला गियर चेंज करना है, अगर वो मैनुअल कार है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब एक दफा गाड़ी आ जाती है चलानी, आपको लर्निंग उसकी हो जाती है, तो उसके बाद आप बार बार स्पीड की तरफ नहीं देखते, ऑटोमेटिकली आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपका हाथ सीट बेल्ट की तरफ जाता है, इग्निशन में चाबी लगाते हैं और आप मल्टीपल काम्स कर रहे होते हैं ड्राइव करते वक्त, ठीक है ना, आपको पता भी नहीं होता और आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आप सोच कुछ रहे हो और होते हैं, आपकी सारी कंसंट्रेशन ड्राइविंग के ऊपर नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज इम्प्लिसिट। जो सर्जन होता है जब वो सर्जरी करता है तो एक टाइम आता है कि उसके इतने रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं कि उसको बहुत चीजें, स्पेशली जब वो स्किन जो है वो इंसिजन देता है, बाकी नीचे जाता है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके माइंड में वो स्टेप्स जो है वो अब उसको याद हो गए हैं, ठीक है। सो वो इम्प्लिसिट मेमोरी है, प्रोसीजरल मेमोरी है सारी, ठीक है। एक ऑटोमेटिकली शुरू में हो सकता है उसको लर्न करना पड़ा, लेकिन उसके बाद लर्निंग जब एक दफा हो जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हाथ चलते हैं आपके। जब आप ईआर में काम करते हैं तो आपके रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। पेशेंट आ रहा है, अब आप शुरू शुरू में आपको सोचते हैं, आप देखते हैं अच्छा मैंने इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन आप ईआर में लगा लेते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके रिफ्लेक्सेस बनते हैं कि अगर कोई चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आ रहा है, मैंने ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जल्दी 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 जल्दी, सोचना नहीं है, सोचने का टाइम ही नहीं होता ईआर के अंदर, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी है, और जो एक्सप्लिसिट थी वो हम बता चुके हैं, जो कॉन्शियस है, ठीक है, जिसको आपको सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेमेंटिक आ जाती है और एपिसोडिक आ जाती है, जो आपने कहा जी सेमेंटिक है वो आपके जो जनरल नॉलेज है, जो फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जबकि जो एपिसोडिक है वो आपकी लाइफ के इवेंट्स हैं। मैंने आज से 10 साल पहले ये वाला इवेंट हुआ था, आज से 5 साल पहले ये हुआ था, ठीक है। सो वो यू जस्ट यस लाइक निटिंग आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है। निटिंग जब इंसान सीखता है तो शुरू शुरू में तो वो देखता है अच्छा मैंने किसी के अंदर वो डालनी है, मुझे तो आज तक वो सिलाई कर निटिंग करनी नहीं आई, ठीक है, मैंने सीखने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आपने देखा हो, अगर आपकी मदर्स करती हो या आपके घर में या आपने खुद भी की हो, तो एक दफा जब आप सीख लेते हैं तो फिर आप आंखें बंद करके भी निटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर इम्प्लिसिट मेमोरी जो निटिंग होती है। अच्छा, तो अब क्लियर हो गया कहाँ है सलमान? सलमान ने कहा था जी आप क्वेश्चन मुश्किल करती जा रही हैं, तो आई होप कि अगर सलमान ने सुना है तो सलमान को पता चल गया होगा। अच्छा, कहाँ पे हम स्लीप पे चले जाएं? स्लीप पे जी, young female presented to you with sleep disturbance, what will you communicate her about sleep hygiene? sleep hygiene में क्या क्या करना है? उन्होंने सीधा सीधा आपसे कहा है कि जी स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्लीप हाइजीन के प्रिंसिपल्स उसको बता दें सारे। पार्ट 3 एनकोडिंग स्टोरेज, बिल्कुल बिल्कुल यही वाला है, ट्रेडिशनल स्टेज 3 मॉडल बताना है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। जबरदस्त, ESR इतना अच्छा नमूना बताया है शाजमीन ने। एनकोडिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल, थैंक यू सो मच ESR बिल्कुल सही है। अच्छा, अच्छा जी, तो स्लीप हाइजीन के प्रिंसिपल्स हैं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, कोशिश करें कूल टेम्परेचर हो कमरे का, और रात को कोई लाइट स्नैक्स ले लें, दूध पी के सो जाएं, एक्सरसाइज करें शाम को, ठीक है। और रात के टाइम आप जो अपनी ब्रेन स्टिमुलेशन है हम फोन से करते हैं, फोन यूज करके आखिरी काम हमने फोन देख के फिर उसके बाद फोन साइड में रखना होता है, ठीक है। या हम कोई लैपटॉप से मूवी देखते हैं या फिर हम टीवी लगा के बैठे होते हैं, तो ये लास्ट काम है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। इसको आप रिप्लेस कर दें किसी बुक से, कोई नॉवल पढ़ लें, कोई पसंद की कोई चीज पढ़ लें, जरूरी नहीं है कि आपने कोई खुदा ना खास्ता कोई स्टडीज से रिलेटेड पढ़ना है, आप कोई अपनी किसको रीडिंग का शौक है तो कोई नॉवल पढ़ ले अच्छा सा। रात के टाइम कोशिश करें कॉफी वगैरह ना पिए, चाय ना पिए, ठीक है। तो जिसको ये स्लीप डिस्टर्बेंस है उसको आप ये बताएं। ये जी पहले आप ये ना हो कि डायरेक्ट आप उसको एक टैबलेट खिला दें बेंजोडाइजेपिन की कि भाई ये दवाई खा लो और जाके जो है ना तुम रात को खाना शुरू कर दो, और वो पागलों की तरह खाई जाए खाई जाए खाई जाए, और वो फिर उसके बाद जो टॉलरेंस डेवलप हो जाए। तो इसलिए जो है
सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास आता है, तो आपने उसको स्लीप हाइजीन के प्रिंसिपल्स बताने हैं, उससे पूछना है कि भई आप ये रूटीन क्या है, और उसके बाद उसको पहले ये बताना है कि पहले आप ये काम करें, हफ्ता 10 दिन करें, 2 हफ्ते करें, 3 हफ्ते करें, फिर आके मुझे बताएँ कि इनसे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। फिर मैं देखूँगा कि आपको कोई दवाई देने की ज़रूरत है कि नहीं है। बिल्कुल लॉन्ग नैप्स ना लें। अगर आपको पूरी रात को नींद नहीं आती, तो उसको कहेंगे जी अच्छा आप दिन में भी 1 दिन ना सोएँ, क्योंकि अगर आप दिन में सो लेंगे तो फिर रात को फिर नींद नहीं आएगी, दिन में भी जाग लें। ठीक है? कोशिश क्या करें कि ये जो हम बहुत कॉमनली हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं बेंज़ोडाज़ेपिन्स, ये नहीं करने चाहिए, और फिर हम ये भी बताते नहीं हैं लोगों को कि जी इनसे टॉलरेंस डेवलप होती है। सो आप जो हैं अगर अगर बहुत ज़रूरत पड़ ही गई है देने की, तो आप फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि ही और शी शुड नॉट टेक मोर फॉर मोर देन 2 टू 3 वीक्स, इससे ज़्यादा नहीं लेने। 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद ये दवाई डिसकंटिन्यू कर देनी है, ठीक है? ये उस पे लिख देना है आपने, प्रिस्क्रिप्शन पे भी लिख दें कि जी 2 हफ्ते बाद इस दवाई को छोड़ दें या 3 हफ्ते बाद ये दवाई को छोड़ दें, ताकि पेशेंट जो है घर जाके ये ना हो कि वो कहे कि चलो जी इससे तो नींद बड़ी अच्छी आती है, तो मैं इसको लेता रहूँ। कोई आपसे पूछे भी तो आप उसको भी बताएँ। अच्छा, question number 2, 40-year-old executive comes to you with the problem of difficulty in falling asleep. He gives history of tossing and turning in bed for an hour or two before he can finally go to sleep. He says that he wakes up repeatedly during night and does not feel fresh in the morning. On examination, there is no evidence of any psychiatric or medical illness. How will you manage in terms of general principles of sleep hygiene? Again, general principles of sleep hygiene बताने हैं, और कुछ नहीं बताना है इसके अंदर। ठीक है, जो भी हमने कर लिए हैं डिस्कस। 33-year-old banker comes to you with complaints of irritability, lack of concentration, and disturbed sleep for the last few days. He is not willing to take any medication. What suggestions would you like to give the patient? Elaborate. अब अगेन द सेम थिंग, ऊपर उन्होंने स्लीप हाइजीन लिख दी है, नीचे उन्होंने ये इस तरह से चीज वही पूछी हुई है कि आप सजेशंस क्या देंगे उसको, एलाबोरेट करके बता देंगे क्या सजेशंस देंगे, तो वो सेम वाज द सेम थिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बी पार्ट छोड़ गई थी, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्लीप, 5 मार्क्स का उन्होंने दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री एग्जाम ऑफ 2018। स्टेजेस ऑफ स्लीप जो है वो आपको कौन-कौन सी हैं स्टेजेस स्लीप की? 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। नॉन रैम और रैम, ये आपको पता ही है सारी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। जी, जी, बिल्कुल यही है, रैम एंड नॉन रैम, दीज़ आर द स्टेजेस ऑफ स्लीप। ठीक है, ओके। um, Osama, Osama is also back. Osama was not here. Osama को आज ही देखा है, अभी देखा है। अच्छा। What is emotional intelligence? ये हम कर चुके हैं। Enlist its components, जबरदस्त, ये भी आता है आपको। How can we improve our emotional intelligence during daily life activities? ठीक है। So, how to improve our emotional intelligence? I guess ये 7-8 5-6 पॉइंट्स तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो इट्स अगेन फ्रॉम योर बुक। कौन-कौन से तरीके हैं जिससे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं वैसे? याद है किसी को? चलें, आई गेस ये इसको इतना हमें ट्राई टू एनालाइज़ हाउ यू फील एंड व्हाई यू सर्टेन वे, ऑब्जर्व, बिल्कुल सही है, सेल्फ इवैल्यूएशन कर लें। ऑब्जर्व योर रिएक्शंस टू अदर्स, सेल्फ अवेयर। आजकल वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की कितनी ज़रूरत है आजकल की सिचुएशन में, क्या ख्याल है? बहुत ज़्यादा। मैं बैंक गई किसी काम से, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, मैं कि उस बैंक में जाती हूँ तो दे नो कि आई एम अ डॉक्टर। तो जो वहाँ पर एक थे ऑफ़िसर, उन्होंने मुझसे कहा कि जी मुझे हमें बताएँ कि हम किस तरह से डील करें ऐसे लोगों को, क्योंकि अब बैंक्स के अंदर आपको पता है टाइमिंग्स भी थोड़ी-सी लिमिटेड हैं, और वो इतने लोगों को एक टाइम पे अंदर जाने भी नहीं देते, सो लोग बाहर खड़े होके वेट कर रहे होते हैं। ठीक है? तो उसने कहा कि लोग फिर बड़ा आके अंदर लड़ते हैं हमसे कई दफ़ा, और गुस्से में आ जाते हैं कि जी इतनी गर्मी और आपने हमें बाहर खड़ा किया हुआ है, तो क्या करना चाहिए? आप हमें बताएँ। तो मैंने कहा जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप इसको पर्सनल ना लिया करें। अगर वो आपसे आके बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, अपना गुस्सा शो करते हैं, एंगर शो करते हैं, तो डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको पर्सनली लेंगे, तो फिर जो है आप भी रिएक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट।
और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट और ये भी चीज़ है कि अगर आप भी स्ट्रेस्ड आउट हैं, वो भी स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो जब आप ये देख लें कि जो ये सिचुएशन जो है इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है? तो जब इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, ना वो जो क्लाइंट है उसके कंट्रोल में और ना ही जो ऑफिसर है बैंक में उनके कंट्रोल में है। तो जब कंट्रोल में नहीं है तो जस्ट अडेप्ट टू द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट इट कि ये है अभी फॉर द टाइम बीइंग, कुछ अरसे के लिए इशू चलेगा। सो जब आपको डेली बेसिस पे एक दो लोग इस तरह के देखने पड़ते हैं और डील करने पड़ते हैं, सो जस्ट डोंट टेक इट पर्सनली। उसको अपना जो वो है ना कूल एंड काम, उसको ना छोड़ें, ठीक है ना? उस आप अपने आप को गुस्से में ना लेके आए, बस ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, बस ये समझ जाए इस बात को। तो वो बड़ा हँसने लग गया आगे से कि हाँ, ये बात तो वैसे ठीक है कि अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि जी ये पर्सनली ना लें उस चीज़ को और उसके पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो हमें शायद थोड़ा-सा सुकून मिल जाएगा कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये गुस्सा भी कर रहे हैं, तो हमने इसके अगेंस्ट गुस्सा नहीं करना, ठीक है? सो दिस इज़ वन ऑफ द नीड ऑफ द डे जो करने की ज़रूरत है आजकल उन लोगों को कि ज़ाहिर बात है जब आप जा रहे हैं काम पर और वहाँ पर ये इश्यूज़ होते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 ये वही है जी, सिविल सर्विसेज के अंदर लेक्चर देना है आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। कवर किस तरह करेंगे टॉपिक? अब इसके अंदर आपने इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स लिख देने हैं और हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस वो भी लिखनी है। उन्होंने कहना है हाउ विल यू कवर दिस टॉपिक, ठीक है? तो ये पीछे भी था क्वेश्चन। तो आपने जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स बता दिए, अगर तो ये 9 मार्क्स का है और साथ-साथ आपने ये भी इसके अंदर बताना है कि हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इम्प्रूव कैसे की जा सकती है? क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं होता कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। 29-year-old Mr. X has a habit of smoking since many years. He also admitted of biting his nails. अच्छा, सिगमंड फ्रॉइड की उन्होंने पूछा है कि जी कौन सी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है जिसके अंदर ये स्टाकिन है, ओरल है और उसके बाद बाकी भी उन्होंने पूछ लिया कि जी बाकी सारी स्टेजेस बता दें। जबरदस्त, सबको आता है ये। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज इज रेफर्ड फ्रॉम स्कूल फॉर नॉट टेकिंग पार्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज। ये भी पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अच्छा, उसके अंदर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनएडिक्वेसी है। एरिक एरिक्सन की कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है? यंग बॉय ऑफ स्कूल एज। एरिक्सन की थ्योरी पे आ जाए, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। अच्छा, और ये स्कूल एज और इसका एज ग्रुप क्या होता है स्कूल एज का? 6 to 12। 6 to 12 बिल्कुल। विच फर्दर स्टेजेस विल बी अफेक्टेड, ये पहले हमने क्वेश्चन किया था। इसके बाद जो 4 स्टेजेस आई गेस आती हैं वो आपने इसकी सारी लिख देनी है। फर्दर स्टेजेस जो हम बात करेंगे, पिछली नहीं, जो पिछली थी वो तो गुजर गई ना, इससे आगे स्कूल एज के बाद जो स्टेजेस आती हैं वो फिर आपने इसके बाद बतानी है सारी। 30-year-old male is brought to you by his family and reported he's overly rigid and obsessional। चलो जी, ऑर्डरलीनेस बहुत ज्यादा है, टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाए तो वो बहुत डिस्ट्रेस उसे होता है। साइकोडायनामिक थ्योरी की कौन सी स्टेज में ये फिक्सेटेड है बंदा? साइकोडायनामिक थ्योरी कौन सी होती है? पहले थ्योरी बता देना कौन सी है। साइकोडायनामिक थ्योरी कौन सी है? फ्रॉइड की थ्योरी है, जबरदस्त। अब ऑर्डरलीनेस, ऑर्गेनाइजेशन, रिजिडनेस, ऑब्सेशनल, ये ट्रेट्स किस स्टेज में फिक्सेशन से आते हैं? ओरल में, एनल में, पैलिक में, जेनिटल में, रिटेंसी में? कौन सी स्टेज में ये वाले ट्रेट्स आते हैं? रिजिड, ऑब्सेशनल, परफेक्शनिस्ट, ऑर्डरलीनेस? शाज़नीन शाइस्ता सारा says anal। समाब भी नहीं कह रही है, समाब ने भी। आयशा सादिया, ओके यस इट्स एनल स्टेज। एंड लिस्ट द स्टेजेस ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी। एंड लिस्ट कर दें बाकी स्टेजेस जो हैं वो भी बता दें। मोमिना, मोमिना से भी आज ही मोमिना का नाम देखा है। अच्छा, तो मोमिना आपको थोड़ा सा आप भी पार्टिसिपेट कर लिया करें, मुझे नजर ही नहीं आती आप। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज डिप्टी। फेलिक कैसे है भाई? आयशा ने कहा है फेलिक, आयशा अनवर।
अच्छा एंड लिस्ट में बताया, ओके ओके ठीक है ओके, नो इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 4, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज डेप्यूटी, ये हम पहले कर चुके हैं। अगेन परफेक्शनिस्ट, पंक्चुअल, ऑर्डरलीनेस। पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन से हैं, कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड अ पर्सनालिटी ट्रेट? ये हम कर चुके हैं, आई गेस याद है सबको कि नहीं? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था कि ट्रेट और डिसऑर्डर में क्या फर्क होता है और कौन सा डिसऑर्डर है और कौन से ट्रेट्स इसके अंदर और होंगे। सो आगे चलते हैं। Section D, you come across a patient with poor treatment outcomes despite correct diagnosis and medicine, you will find erratic and ego doses and poor following of instructions. What is this called? How it can be corrected? ये भी हमने treatment adherence जो है ये हमने कर लिया है कि नॉन कंप्लायंस है। हाँ जी, ओसीडी है, बिल्कुल सही किया आप सबने, ओसीडी का ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, सो नॉन कंप्लायंस हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, और उन्होंने पूछा है कि नॉन कंप्लायंस को या नॉन एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो क्या क्या उसकी मेजर्स उसके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको आता है क्या सब? इससे ज्यादा हम किसको दोबारा क्या करें। Local NGO is planning to run a campaign on spreading awareness about psychiatric diseases. What points from health belief model should its members take into account? 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, सो 9 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, disorder become when some trait becomes more prominent or restrict at some trait। अच्छा, तो फिर पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है? खाली ट्रेट और डिसऑर्डर? आपने कहा जी डिसऑर्डर तब है कि जब एक ट्रेट फिक्स हो प्रोमिनेंट हो जाता है। और कोई बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अ डिसऑर्डर एंड अ ट्रेट जिसको अच्छा आता हो? Yes, most important point by Mahnur, disorder is when it hinders the normal life activity। जब आपके normal life activities, daily functioning, आपके relationships को एक चीज खराब करना शुरू कर दे, then it becomes a disorder। The difference between resistance and non-adherence। Uh, there's a difference between, yes, there is a difference। देखिए, एक होती है simple non-adherence, क्या आप नई चीजें ले रहे हैं। रेजिस्टेंस तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना बन जाता है ना, कि क्या कहते हैं, बंदा जो है वो किसी उसकी वजह से नहीं ले रहा, किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से नहीं ले रहा। ठीक है, जबकि नॉन कंप्लाइंस तो आप बगैर किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से भी कर सकते हैं। आपको दवाई बहुत गर्म लग रही है, आपने छोड़ दी खानी, ठीक है, आप वैसे ही केयरलेस हैं, आप नहीं खाते, क्योंकि नॉन एडहेरेंस की तो मल्टीपल तरीके हैं ना नॉन एडहेयर करने के, कि किस कौन सी फॉर्म्स है नॉन कंप्लायंस की। डिसऑर्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, वेरी गुड महा, बिल्कुल सही है। ट्रेट हिंडर नहीं करता लाइफ एक्टिविटीज को, महानूर ने सही कहा है। ट्रेट इज अ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, डिसऑर्डर इट ऑब्स्ट्रक्ट्स नॉर्मल लाइफ, सबको पता है, बिल्कुल सही है। जिसको नहीं भी पता था वो ये सारे कमेंट्स पढ़ ले। माहम ने, शाजमीन ने, महानूर ने, शाइस्ता ने, सब ने ये बात बिल्कुल ठीक की और यही इसका आंसर था। ठीक है, ओके, सो हेल्थ बिलीफ मॉडल बताया उन्होंने क्या है जी, कि हमने अवेयरनेस कैंपेन चलानी है साइकाइट्रिक डिजीजेस के बारे में। और क्या कहते हैं, ये हम पॉइंट्स ऐसे कर चुके हैं, लेकिन हम जल्दी से दोबारा से देख लेते हैं। हेल्थ बिलीफ मॉडल में कौन कौन से आपने पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर डालने हैं अवेयरनेस कैंपेन में? अरे अब ये तो हम यार खत्म ही नहीं हो रहे हमारे क्वेश्चन। जी, सलमान और उसामा और ताहिर और कौन था, नाम ही भूल गए मुझे। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स पे आपने एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी है। ठीक है, कौन से पॉइंट्स आप कैंपेन के अंदर डालेंगे हेल्थ बिलीफ मॉडल के? हेल्थ बिलीफ मॉडल में क्या क्या था? मोटिवेटिंग पब्लिक सही है, परसीव्ड सेवेरिटी, परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी, परसीव्ड बैरियर्स, परसीव्ड
ये भी लिखेंगे, परसीव थ्रेट, बैरियर्स, बेनिफिट्स। फिर उसके बाद मानूर ने कहा है कि जी स्टिग्मा रिमूव करें, मोटिवेट करें पब्लिक को, रिकमेंड करें हेल्थ बिहेवियर्स। ये सारी चीजें देखिए 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, 9 मार्क्स। तो 9 मार्क्स में जितना कुछ आपको हेल्थ बिलीफ मॉडल से रिलेटेड आता है वो आपने लिख देना है इसके अंदर। व्हाट पॉइंट्स फ्रॉम द हेल्थ बिलीफ मॉडल शुड इट्स मेंबर टेक इनटू अकाउंट। सारी चीजें आपने उन्होंने कहा ना, आप जब एक अवेयरनेस कैंपेन बनाएंगे तो आप ये सारी चीजें देखेंगे ना कि पेशेंट को मैंने या लोगों को मैंने क्या उनके थ्रेट्स क्या है उनके माइंड में होंगे, क्या उनके परसीव बेनिफिट्स हम दिखाएंगे उनको कि जी बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, क्या उनको बैरियर्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने उनको बतानी होंगी ना कैंपेन के अंदर। अच्छा जी, एंथ्रोपोलॉजी इन हेल्थ, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशो कल्चरल फैक्टर्स इन थेरेपेटिक्स, ये हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। गिव सम सजेशंस टू अंडरस्टैंड कल्चर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टू मिडिल एज्ड मैन आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल सेटिंग हैव लिविंग डिजीज, एक बंदा जो है वो इलिटरेट है बट हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, और दूसरा जो है वो एजुकेटेड है विद रेगुलर रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है। विच वन ऑफ देम हैज अ बेटर प्रोग्नोसिस एंड व्हाई? जी क्या ख्याल है? दो लोग हैं एडमिटेड है सेम लिवर डिजीज के साथ, वन इज इलिटरेट विद स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ और दूसरा एजुकेटेड है विद रेगुलर रिलीजियस बिलीफ। दोनों में से किसका बेहतर प्रोग्नोसिस होगा और क्यों? जल्दी जल्दी जल्दी। एजुकेटेड वन का या इलिटरेट वन का? एजुकेटेड वन। अच्छा इलिटरेट। जिन्होंने एजुकेटेड का है प्लीज वो बता सकते हैं कि क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई। एजुकेटेड हैज रेगुलर रिलीजियस बिलीव्स, जबकि जो अनएजुकेटेड है उसके स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स हैं। जी सलमान। लिटरेट। इलिटरेट। अनीका ने क्या है, इलिटरेट जो है उसके ज्यादा, क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, यही वजह है बस, दैट्स इट। तो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स में वो दवाई खाएगा और ठीक हो जाएगा कि नहीं? या फिर एजुकेटेड जिसके मतलब रेगुलर हैं, बुरे नहीं है, रेगुलर है। अपना अपना साथ ना वाई का आंसर भी लिखते जाए ना। नहीं अब आप इसको फिलहाल छोड़ देना कि डिपेंड ऑन द डॉक्टर, फिलहाल हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं व्हिच वन ऑफ देम हैज अ बेटर प्रोग्नोसिस। बेटर प्रोग्नोसिस किसका है इन दोनों में से? डॉक्टर की तो भी छोड़ ही देना, एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर तो बाद में बात करते हैं। आपके ख्याल में कि जी एजुकेटेड जो है कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड स्ट्रिक्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बिलीफ। अच्छा, एजुकेटेड वुड बी मोर कोऑपरेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग, वॉन्ट लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, ठीक है। जिस तरह आजकल आपने देखा है कि जो मल्टीपल आपको सोशल मीडिया पे क्लिप्स नजर आते हैं लोगों के, लोग कुछ कहते हैं जी कुछ नहीं होता, बस ईमान वो होना चाहिए, आपका मजबूत होना चाहिए और अल्लाह ताला बचा लेगा हमें और ये सब कुछ है, ठीक है। एग्जैक्टली महानूर ने बिल्कुल सही कहा है ठीक है। तो मास्क पहनने की क्या जरूरत है? तो जी बात यही है कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि यू नीड टू टेक मेजर्स एंड देन ट्रस्ट, ठीक है। तो मेजर्स लें पहले, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं और कोरोना के सामने जाके खड़े हो जाएं, ठीक है। उसे कोरोना नहीं हो सकता, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि पहले कुछ आपने अपनी एफर्ट करनी है और उसके बाद आपने मेरे ऊपर छोड़ना है कि हाँ अब वो होगा कि नहीं होगा। तो जो इलिटरेट वाला है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो ये कहे कि जी क्योंकि अल्लाह ताला ने, हमारा बिल्कुल ईमान ये है कि बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से और उसी ने वो आनी है और उसी ने उससे शिफा देनी है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जी आप उसके लिए ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास ना जाएं और आप ट्रीटमेंट बिल्कुल ना लें क्योंकि ये मैं ठीक कर दूंगा। ठीक अल्लाह ताला ने ही करनी है लेकिन थ्रू द मेडिकेशन, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो ठीक हो जाएगी, उस दवाई में भी वो शिफा दे देगा, और अगर वो नहीं होगी तो फिर दवाई खा के भी बंदा मर जाएगा, ठीक है। सो exactly, even in Quran it comes that there is no disease which has no cure, so that means we have to look for a cure, बिल्कुल।
मेडिकल इंटेंशन एंड केयर। सो मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि इस सिनेरियो के अंदर जो बेटर प्रोग्नोसिस जो है वो एजुकेटेड का होगा। क्यों? क्योंकि वो बात भी सुनेगा, अंडरस्टैंड भी करेगा और वो दवाई खाएगा और वो फिर उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करेगा एज कम्पेयर टू द इलिटरेट वन। ठीक है। व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट इन सच सिनेरियो? ये दोनों के लिए जैसा होना चाहिए। हम भी ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही है। तो एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर कैसा होना चाहिए इसके अंदर? एटीट्यूड डॉक्टर ये है कि काउंसलिंग करें, इंफॉर्मेशनल केयर प्रॉपर दे, रिटन प्रिस्क्रिप्शंस दे उनको, ठीक है, उनको समझाए, ठीक है, और उनको ये भी बताए कि जी क्या कहते हैं, दवाई का खाना कितना ज़रूरी है और उसके बाद दुआ करें और ये सारी चीज़ें करें। सो आई गेस आप लोग लिख लेंगे, इसका आंसर कोई इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल इन्फॉर्मेशनल केयर दें। बिलीव्स को, हाँ, बिलीव्स को आपने कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। मतलब इलिटरेट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कि तुम बेवकूफ हो, तुम ये हो, तुम वो हो। कोशिश करें कि किसी तरीके से जो है उसको आप इस चीज पे एटलीस्ट राजी कर लें कि वो थोड़ी बहुत जो है उसे कहें जी दुआ करें, आप दम दरूद भी कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं करें, लेकिन साथ साथ जो है ये मेडिकेशन लेनी भी जरूरी है। ठीक है, ओके। साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी पे आ जाते हैं जी। 18-year-old फीमेल विश दैट देयर इज अ मैन, ये हम कर चुके हैं कि फीमेल है जो आ रही है और वो कहती है कि मैंने चाहती हूँ कि मैं मेल में चेंज हो जाऊँ। सो दिस इज सेक्सुअल डिसऑर्डर व्हिच इज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर और जेंडर डिस्फोरिया। मैनेजमेंट अप्रोच हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अच्छा, साइकोसोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन, ट्रांसवेस्टिज्म तक जाने के फिलहाल अगर आप खाली जेंडर डिस्फोरिया पे लिख देंगे तो ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आप अपने आप को फंसाना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो जरूर चले जाएं। ठीक है, लेकिन जा भी जा सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट अगर आपको आता है अच्छे तरीके से। लेट्स से अगर आपको नहीं आता और आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि जी इट इज अ क्रॉस ड्रेसर और इट इज अ जेंडर क्वेयर और इट इज अ ट्रांसवेस्टिसिज्म, तो फिर कोशिश करें कि फिर अपने आप को उसके अंदर मत फंसाएं। फिर आप खाली जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर लिख दें। लेकिन अगर आपको आता है तो फिर आप जरूर लिख दें कि पहले लिखेंगे जी दिस इज अ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर और उसके अंदर ये इसकी फर्दर ये वाली टाइप है। ठीक है फिलहाल, ओके। Psychosocial aspects of pain. 35-year-old female with herniated disc has been suffering from back pain for the past 2 years. To help control her pain, she takes opioid-based medication only. She is at risk of developing which disorder? Describe the psychological management of pain in this patient. ये हम पहले कर नहीं चुके? कौन सा डिसऑर्डर होगा भी उसको? एडिक्शन होगी। अच्छा, 35-year-old फीमेल है, 2 साल से बैक पेन है, ठीक है, और to help control her pain she takes opioid based medication only. क्या हो सकता है उसको? एडिक्शन, अनएक्सप्लेन्ड, और इसके अलावा कोई चीज? कैन यू और हेयर मी? सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ जी। ओके, सो आप सब ने कोई मुझे बता नहीं रहा कि भी इसका आंसर क्या है, कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है उसको? शी इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच डिसऑर्डर? उसामा एंड राबिया एंड सलमान एंड कोई बताएगा कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है भाई? देखिए, क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक पेन को याद करें। क्रॉनिक पेन 2 years है। एंजाइटी, क्लिनिकल डिप्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपकी बुक की खोल के देखें तो उसके अंदर लिखा है कि 75% लोग जो होते हैं ना क्रॉनिक पेन के, उसके मैं तो बता ही दूंगी, मैं तो बता ही दूंगी। क्रॉनिक पेन के जो पेशेंट्स होते हैं, 75% पेशेंट के परसेंट जो केसेस हैं उनको रिस्क होता है कि वो डिप्रेशन डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट्स हैं उनकी उसकी उसकी डायग्नोसिस के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। आई एम नॉट श्योर कि वो आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सर ने आपको पढ़ाया ही होगा। सो दिस इज नॉट एन अनएक्सप्लेन्ड सोमैटिक कंप्लेंट्स, इसके अंदर कहीं नहीं आ रही फिलहाल, इसमें तो सिर्फ एक ही उन्होंने बताया हुआ है। तो 75% केसेस के अंदर डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन इन दिस पेशेंट। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ढेर लंबी चौड़ी आपकी बुक में लिखी हुई है,
ठीक है, जिसमें आपने असेसमेंट पहले उसकी करनी है। ये शहरोज कितने बजे जागे हैं? टाइम क्या हो गया? व्हाट टाइम इज इट? टाइम जरा बताएं मुझे। बट दिस सेड एट रिस्क, wouldn't there be high chances of developing addiction also, like depression can occur even before opioids? Yes, हो सकता है। 10:56, we have 4 minutes left. Okay, बिल्कुल एडिक्शन हो सकती है। एडिक्शन हो सकती है ऑपोजिट बेट्स। लेकिन आप लिख सकते हैं कि एडिक्शन भी लिख दें। ठीक है, शहरोज अपना क्वेश्चन लिख दें। मैं अभी देखती हूँ, अगर मैं अभी आपको आंसर कर दूं। लेकिन आप उठे मुझे लगता है अभी ही हैं, क्योंकि आपने फिर पूरे लेक्चर में कोई मुझे वो नहीं दिया। ठीक है, अच्छा जी। सो एडिक्शन भी हो सकती है शाज़मीन, लेकिन अगर हम मतलब उसको उस तरफ से देखें, दूसरी एंगल से देखें, तो इसमें ज़्यादातर केस चांस उसका डिप्रेशन डेवलप करने का। सो यू कैन राइट एडिक्शन आल्सो अलोंग विद डिप्रेशन। ठीक है, एक आप दो डिफरेंशियल्स दे सकती हैं इसके अंदर। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी आपकी बुक में लिखी हुई है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में समझना है आप। ठीक है, अच्छा। Psychotrauma enlists the psychological reactions a person experiences when he encounters a trauma. Again, ये पुराना क्वेश्चन है, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जी कौन कौन से साइकोलॉजिकल रिएक्शंस साइको ट्रॉमा के अंदर होते हैं। आपकी सेक्शन ई का ये टॉपिक है। स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट, इरिटेबिलिटी, पेन, फटीग। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। व्हाट स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स विल यू गिव टू हिम? स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स सीधे सीधे बुक के अंदर लिखे हुए हैं, आपको पता है। राइट डाउन पॉइंट्स ऑफ पीएमआर, मैंने पहले भी कहा था कि आपको ये लिखने के लिए एक दफा आ चुकी है, सो इसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। as an entrepreneur has a very tough routine, long hours. Abhi he is stressed due to death of his business partner who was also very close friend. इमोशनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्ट्रेस आर एक्सपेक्टेड इन दिस केस। हाँ जी, इमोशनल मैनिफेस्टेशंस बता दें स्ट्रेस की क्या क्या होती हैं। बिहेवियरल होती हैं, इमोशनल होती हैं, फिजिकल होती हैं, साइकोलॉजिकल। इमोशनल मैनिफेस्टेशंस के अंदर क्या क्या आता है? इमोशनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्ट्रेस। आउटबर्स्ट, बर्न आउट। अच्छा, एंजाइटी, फियर, एंगर, इरिटेबिलिटी, फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इसमें आ सकता है। नहीं, डबडा एग्जैक्टली डबडा नहीं लिखना आपने, ये मैं बता दूं। हर चीज में डोंट पुट डबडा। ठीक है, मतलब मोर और लेस चीजें वही हैं बहुत। आप कह सकते हैं एंगर इसके अंदर होगा, इरिटेबिलिटी होगी, फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, हाइपर अराउजल हो सकता है, हाइपर विजिलेंस होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट बहुत सारी वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा। आगे चलें। व्हाट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन वुड यू सजेस्ट फॉर हिम? साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या सजेस्ट करेंगे जी उसको, बताएं। स्ट्रेस्ड पेशेंट है, साइकोलॉजिकल। लास्ट नाइट आई वाज प्लेइंग अ गेम ऑन लाइक रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और क्या हो सकता है? मैनेजिंग बिहेवियर, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं और क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, कम्युनिकेशन करे। ठीक है, दूसरों से बात करे इसके बारे में। ठीक है, कि व्हाट ही और शी इज फीलिंग। कई दफा हम बात नहीं करते और हम उसे अपने अंदर ही एक दबा के रखते हैं उस चीज को कि व्हाट वी आर फीलिंग। ठीक है, सोशल सपोर्ट चाहिए हमें, बिल्कुल सही है। रिड्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस। ठीक है, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। आप अब ये बात याद रखनी है कि आपने बुक के अंदर से जो आपकी बुक में या आपको कहीं और से भी कुछ मिलता है, सो आपने फोकस करना है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन पे। फूड एंड न्यूट्रिशन इज नॉट अ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना? सो ये ना हो कि जी आपने लिखा हो एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन लिख दें, तो इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये बात जो है ना, जरा थिंक इंटेलिजेंटली एंड राइट इंटेलिजेंटली। ठीक है, अच्छा जी। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ माइंड डिफेंस मैकेनिज्म अराइजेस? ये बता देंगे, ये तो हमने पहले क्वेश्चन किया था। अच्छा, एक और लास्ट रह गया है हमारा पेज। एक अच्छा,
अनकॉन्शियस से होता है, ठीक है। 23-year-old female is brought to you with multiple somatic complaints for 2 years, but all her lab reports are consistently normal and there has been no response to systematic treatment for medical specialists. What will be the differential diagnosis? What is the management guidelines? ओके जी, सो फीमेल है, मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेंट्स की वजह से आती है आपके पास, ठीक है, और कोई रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कुछ निकलता नहीं है उसके अंदर। तो आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे? हमने ये नहीं पूछा कि उसका एक्चुअल डायग्नोसिस क्या होगा, आप एक्चुअल भी बता दें साथ ही कि जी, लेकिन डिफरेंशियल्स बताएंगे तो फिर उसमें से एक्चुअल निकलेगा ना। सो व्हाट कैन बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? टाइम अब जी, बस जा रही हूँ, 1 मिनट दे दो। चले ये क्वेश्चन सोच के रखिएगा, ठीक है। बस ये 3-4 रह गए हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में जो है साथ कुछ और पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, हाफिज।